This lecture is on the absorption of the drugs. Absorption बेसिकली ये जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर जो पहला प्रोसेस है वो है ड्रग अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन में क्या है कि वी नो द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. दिस इज़ कॉल्ड ड्रग अब्जॉर्प्शन. अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्या है, ब्लड वेसल. अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पर ओरल है, सबकट है, आईएम है, ठीक है, इंट्रा ऑकुलर, इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टीरियल, नॉट आर्टीरियल रादर लाइक अदर रूट, जैसे आपके पास इंट्रासाइनोवियल है, या जो भी जितने भी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट फॉर इंट्रावीनस वन, ठीक है, या इंट्रा आर्टीरियल कह दें आप. इनके अलावा जितने भी रूट्स हैं उन सब में अब्जॉर्प्शन क्या होगी कि जो ड्रग है वो किसी ना किसी साइड से ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी. लेकिन देयर इज़ ज़ीरो अब्जॉर्प्शन इन द केस ऑफ इंट्रावीनस और इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शंस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली ड्रग इंजेक्ट ही ब्लड वेसल के अंदर करते हैं, तो वो कोई भी मेम्ब्रेन्स क्रॉस करके ड्रग को ब्लड वेसल्स के अंदर पहुँचने की ज़रूरत नहीं होती. अच्छा, जो अब्जॉर्प्शन है वो बेसिकली डिपेंड करती है दो मेन फैक्टर्स के ऊपर. एक हैं होस्ट फैक्टर्स और दूसरे हैं ड्रग के करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है. होस्ट फैक्टर्स में फिर हमारे पास फर्दर आगे डिवीजन है. नंबर 1 इज़ परमिएबिलिटी, ठीक है. नंबर 2 है सरफेस एरिया. नंबर 3 है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. नंबर 4 है हमारे पास मोटिलिटी, ठीक है. नंबर 5 है हमारे पास ब्लड फ्लो, ठीक है. अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास नंबर 6 मेटाबोलाइजिंग प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, ठीक है. अब एक ड्रग के लिए अगर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है तो उससे ज़्यादा अब्जॉर्ब होना है, ठीक है, कम है तो कम अब्जॉर्ब होना है. फिर इसी तरह सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है कि हमारे पास वायलाई होते हैं, ठीक है. वायलाई का पर्पस क्या है कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं. तो इनके हम कह सकते हैं कि अगर एक स्टमक है, ठीक है, तो स्टमक में से ड्रग इतनी अब्जॉर्ब नहीं होगी क्योंकि सरफेस एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है. उसके बाद थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, अगर ज़्यादा थिक मेम्ब्रेन होगी तो अब्जॉर्प्शन कम होगी, और जिन ऑर्गन्स में मेम्ब्रेन थिन होगी तो वहाँ से अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी. इसी तरह अगर जीआईटी की मोटिलिटी ज़्यादा है तो जो पर ओरल ड्रग्स हैं वो अब्जॉर्ब कम होंगी क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी फीसिस में चली जाएंगी, जैसे डायरियल केसेस में होता है, ठीक है, कि चीज़ें जो भी हैं वो अब्जॉर्प्शन उनकी कम हो रही होती है. लेकिन अगर मोटिलिटी नॉर्मल है तो आप अगर कोई ड्रग ओरली देते हैं तो वो अब्जॉर्ब ठीक होगी. इसी तरह ब्लड फ्लो है. ब्लड फ्लो जिस ऑर्गन जिसा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, या फिर हमारे पास ट्रैकिया है, वहाँ पे हमारे पास अल्वियोलाई होते हैं. अब उन अल्वियोलाई में जो कैपिलरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, तो वहाँ से अब्जॉर्प्शन, ड्रग की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो आराम से ड्रग जो है वो सर्कुलेशन में चली जाएगी. इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी जो ब्लड वेजल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनमें इधर से एपिथेलियम से ड्रग अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो वगैरह उन ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है. उसके बाद मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन्स हैं, ठीक है. कुछ मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन्स ऐसी हैं जैसे अगर लेट्स सपोज आपने एपिनेफ्रीन या फिर एसिटाइल कोलिन, ये ड्रग्स हैं, ठीक है. अब आपने लेट्स सपोज ये ड्रग्स दी हैं और बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पर, जैसे जीआईटी वगैरह में भी
कुछ एंजाइम प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन इन नेचर। अब वो क्या करते हैं, वो इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की कंसनट्रेशन डिपेंड करती है कि कितनी ड्रग जो है एब्जॉर्ब होगी और कितनी वो वेस्ट में चली जाएगी, तो ये सारे जो हैं होस्ट फैक्टर्स हैं जो समवट अफेक्ट कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन को। उसके बाद ड्रग के करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है, और अगर एक मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करना है तो अगर बहुत बल्कि ड्रग मॉलिक्यूल होगा तो उससे डिफ्यूज़ नहीं हो सकेगा, उसको फिर कोई ना कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट या वो एंडोसाइटस इस तरह का कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए होंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट डिपेंड करता है। नंबर 2 मॉलिक्यूलर साइज़ डिपेंड करता है, क्या साइज़ है, शेप है उसकी, वो डिपेंड करती है। नंबर 3 है सॉल्युबिलिटी, या हम इसको कहते हैं लाइपोफिलिसिटी। वी नो ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर लिपिड इन नेचर, तो जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी वो उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, और जितनी ज़्यादा वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी यानी पोलर ड्रग है वो कम एब्जॉर्ब होगी। इसी तरह नंबर 4 है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम ये भी कह सकते हैं कि पीएच ऑफ द ड्रग एंड पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट, कि कैसे ड्रग के ऊपर पीएच अफेक्ट करेगी, ये भी हम आगे देखेंगे डिटेल में। उसके बाद प्रोटीन बाइंडिंग्स होती हैं। बेसिकली जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही होती है, वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एब्जॉर्प्शन के बाद वाला प्रोसेस है उसको मेनली अफेक्ट कर रही होती है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोटीन बाइंडिंग एब्जॉर्प्शन वगैरह में भी अफेक्ट आ रहे होते हैं, तो सो वी विल डिस्कस इट। जो मॉलिक्यूलर वेट और साइज़ हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। बेसिकली वी आर गोइंग टू सी दीज टू। जो पहले जिस चीज़ को देखेंगे वो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या पीएच, और दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि किस तरह जो ड्रग है हम उसकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में पीएच जो है वो उसके ऊपर कैसे अफेक्ट करती है, कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये ड्रग हम ओरल दें, ये ड्रग ओरल ना दें, ठीक है, या ये ड्रग अगर हम सर्कुलेशन में डायरेक्ट देते हैं या फिर जो ड्रग्स हैं हम नॉर्मली बॉडी में देते हैं तो वो उनमें से कौन सी हैं जो मिल्क में जाएंगी, कौन सी एसएफ में जाएगी। तो क्योंकि हर बॉडी के हर कंपोनेंट की पीएच डिफरेंट है, तो ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग है ड्रग की, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एब्जॉर्प्शन की, वो इस एक फिनोमेना से रिलेटेड है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना एंड वी विल डिस्कस इट राइट नाउ। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमारी बॉडी में जितनी भी ड्रग्स जाती हैं, ठीक है, ये सारी ड्रग्स आइदर दीज आर वीक एसिड्स और दीज आर वीक बेसिस। इसलिए ये जो ड्रग्स हैं जब ये मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेंगी और किसी भी इन्वायरमेंट में जाएंगी जिसका कोई ना कोई पर्टिकुलर पीएच होगा, तो ये ड्रग या तो आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी या फिर ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी। मैं आयोनाइज्ड को आई लिखूँगी, अनआयोनाइज्ड को यू आई लिखूँगी, ठीक है। तो आइदर ये जो ड्रग है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आपको मिलेगी या फिर ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में मिलेगी। और ये बात आप याद रखें कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ज़्यादा परमिएबल हैं अनआयोनाइज्ड ड्रग को एज़ कम्पेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग, यानी आयोनाइज्ड ड्रग के लिए एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करना मुश्किल होता है, लेकिन जो एक अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगी। अब ये जो ड्रग है इसकी आयोनाइजेशन या नॉन अनआयोनाइज होना ये दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। एक है पीकेए हमें पता है इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और दूसरा ये डिपेंड करती है पीएच जो है ड्रग की अपनी पीएच भी और जो इन्वायरमेंट है उसकी पीएच भी। इन्वायरमेंट, मेरा इन्वायरमेंट से यहाँ पे मतलब क्या है, इन्वायरमेंट जैसे सलाइवा है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइनल सलाइवा हमें पता है बेसिक होता है, स्टमक एसिडिक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी बेसिक है, ठीक है। तो बाय इन्वायरमेंट मीन्स दिस, तो पीएच उस ड्रग की भी उस इन्वायरमेंट की भी, और जिस मेम्ब्रेन को उसने क्रॉस करना है इस मेम्ब्रेन के इस साइड पे इन्वायरमेंट की पीएच क्या है, दूसरी साइड पे इन्वायरमेंट की पीएच क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक ड्रग का आयोनाइज या अनआयोनाइज होना डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वी नो जो वीक एसिड्स होते हैं
या एसिड जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स में हमें पता है सी डबल बॉन्ड ओ एच जो है वो एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, और जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 है, और यही जो है इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव, ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। या अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो वो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच और NH3 पॉजिटिव और सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव NH2। अब ये मैंने किया क्या है, ये बेसिकली क्या है, क्योंकि ये प्रोटॉन है हाइड्रोजन, तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ एसिड है और ये प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ बेस है, ये नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ एन एसिड है और ये नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ अ बेस है। अब मैंने साथ एक ये बात हो गई, और साथ जो मैंने यहाँ पे ये बात कही थी कि आयनाइज ड्रग के लिए पास होना मुश्किल है और अनआयनाइज के लिए पास होना आसान है, तो इन दोनों बातों को अगर मैं कंबाइन करके कहूँ तो ये कहना ठीक है कि जो प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ वीक एसिड है वो क्या है, वो अनआयोनाइज्ड है, और जो प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ वीक बेस है वो आयनाइज्ड है, यानी इसके ऊपर आयन है। इसी तरह जो नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ वीक बेस है वो आयनाइज्ड है, और जो नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ वीक बेस है वो है अनआयनाइज्ड। एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि जो प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ वीक एसिड है वो अनआयोनाइज्ड है, जो प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ वीक बेस है वो आयनाइज्ड है, जो नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ वीक एसिड है वो आयनाइज्ड है, और जो नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ वीक बेस है वो अनआयोनाइज्ड है, यानी मेम्ब्रेन से ये दो क्रॉस कर जाएंगे, ये दो क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ें बस आपको अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट में ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं आई विल टेल यू द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स कि हाउ ड्रग्स बेसिकली आर मैनिपुलेटेड during their transport across these membranes just because of their ionized or unionized forms. So next thing is हमारे पास एक pH partition hypothesis है जिसको हम ब्रोकीज हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली यह हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है कि pH का इफ़ेक्ट क्या है ड्रग की एब्जॉर्प्शन के ऊपर। अब हमें ये बात पता है कि लेट्स सपोज HA ये क्या है, ये एक वीक एसिड है। ये वीक एसिड दो फॉर्म्स में जो एग्जिस्ट कर सकता है, आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड फॉर्म, वो क्या है H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ठीक है। और जो ये वीक बेस है और ये किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, ये नॉन आयनाइज्ड फॉर्म है, तो इसकी आयनाइज्ड फॉर्म क्या है, ये है, ठीक है। तो अब एक ड्रग जो है अनआयनाइज से आयनाइज फॉर्म में भी जा सकती है इफ़ दैट्स वीक एसिड, और इसी तरह ये जो बेस है वो भी आयनाइज नॉन आयनाइज। ये जो सिंबल है ये आपको बता रहा है कि यहाँ से प्रोसेस यहाँ पे भी वापस आ सकते हैं, यहाँ से प्रोसेस यहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, और यानी एसिड जो है वो डिसोसिएट होगा, और अगर इस साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये प्रोसेस वापस को शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम बैलेंस करना होता है। बाकी ये प्रोसेसेस आपने केमिस्ट्री में FSC लेवल पे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन वगैरह में भी पढ़े होंगे, सो यू बेटर नो दिस कि ये है क्या। उसके बाद लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है। वही कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया कि जो एसिड की अनआयनाइज्ड फॉर्म है वो तो क्रॉस कर जाएगी, लेकिन जो एसिड की आयनाइज्ड फॉर्म है वो क्रॉस नहीं कर सकती। इसी तरह एक सेल मेम्ब्रेन है, बेस की अनआयनाइज्ड फॉर्म तो क्रॉस करके दूसरी साइड पे चली जाएगी, लेकिन उसी बेस की आयनाइज्ड फॉर्म कभी भी मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन नहीं है, बेसिकली सिर्फ फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं करनी।
हेंडरसन हाजल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, इस बंदे ने एसिड और बेस दोनों के लिए एक एक फार्मूला दिया है जिससे हम उनकी pH या pKa फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नॉन आयनाइज्ड फॉर्म। इसी तरह बेस पे क्या है, pKb प्लस लॉग अनआयनाइज्ड फॉर्म इसकी ऊपर है और इसकी आयनाइज्ड फॉर्म नीचे होती है। ये फार्मूला मे बी आप डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से पढ़ते हैं। अगर मे बी ये फार्मूला ऐसा लिखा हो कि pK इज इक्वल टू pH प्लस लॉग HA डिवाइड बाई A नेगेटिव, ठीक है। वो फार्मूला यही है, जब आप pK को इधर ले जाएं, pH को इधर ले जाएं तो साइंस रिवर्स हो जाते हैं, इस तरह से है, ठीक है। सो अगर आप इस इक्वेशन को दूसरी तरह पढ़ें तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस इक्वेशन में कॉन्सेप्ट क्या है, इस इक्वेशन में कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमारे पास अब तीन कंडीशंस हैं हमारे पास, जब भी ये होगा कि pH इज़ इक्वल टू pKa हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि जो ड्रग है वो 50% आयोनाइज्ड है, 50% अनआयोनाइज्ड है। इसी तरह जब भी हमारे पास pH लेस देन होगी pKa से, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म ज़्यादा है और अनप्रोटोनेटेड फॉर्म कम है। अब मैंने आप लोगों को पहले ये बता दिया था कि जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है एसिड्स के लिए, प्रोटोनेटेड फॉर्म क्या है, एसिड्स के लिए प्रोटोनेटेड फॉर्म, ये एसिड्स के लिए हमने कहा था कि हमारे पास जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो अनआयोनाइज्ड है, और जो बेसिस हैं उनके लिए जो प्रोटोनेटेड फॉर्म थी वो हमारे पास आयोनाइज्ड थी, ठीक है। तो इस लिहाज से जब भी pH विल बी मोर देन लेस देन pKa तो हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म ज़्यादा आती हैं, और इस लिहाज से अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड ज़्यादा होगा, इसलिए अगर ड्रग एसिडिक होगी तो वो क्या करेगी, मेम्ब्रेन क्रॉस कर देगी, लेकिन अगर वो बेसिक होगी तो वो क्रॉस नहीं करेगी। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है, एक इक्वल का हो गया, एक pH लेस देन है, तीसरा हमारे पास ये हो सकता है कि pH ज़्यादा हो pKa से, ठीक है। जब ये होगा तो क्या होगा, हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म कम हो जाएगी अनप्रोटोनेटेड फॉर्म से, और अब वही बात आ गई एसिड्स के लिए, या इस तरह लिख लेते हैं अनप्रोटोनेटेड एसिड्स के लिए जो है वो आयोनाइज्ड है और बेसिस के लिए अनआयोनाइज्ड है। तो अगर बेस होगी तो वो क्रॉस करेगी, एसिड होगा तो वो क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इक्वेशन, हेंडरसन-हाजलबार्ग इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास एक ड्रग्स का स्पेशल केस है। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है। इन ड्रग्स का ये होता है कि इनके ऊपर फिक्स्ड चार्जेस होते हैं, और अगर ये जो हैं फिक्स्ड चार्जेस होने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जितनी मर्ज़ी pH हों या जितने मर्ज़ी इन्वायरमेंट्स हों, इनके ऊपर वो ये जो चार्ज है हर pH पे फिक्स्ड ही रहेगा। इसलिए क्या होता है कि ये कभी भी नेवर क्रॉस लिपिड मेम्ब्रेन्स, ठीक है, बाय डिफ्यूजन। यानी इन ड्रग्स को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए डिफ्यूजन के अलावा किसी और प्रोसेस के चाहिए होता है, चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो और कोई भी चैनल मैकेनिज़्म हो, जो भी है। लेकिन ये ड्रग्स फिक्स चार्जेस हर pH में होने की वजह से कभी भी डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस नहीं करेंगी। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक इन्वायरमेंट है जिसकी pH जो है 7.4 है और जो pKa है हमारे पास वो है 3.4। अब अगर यही वाली इक्वेशन ली जाए, ठीक है, जो एसिड के लिए, लेट्स सपोज ये एसिड के लिए है, ठीक है,
तो अगर हम यही वाली इक्वेशन लें और इसमें pH जो है वो 7.4 pKa 3.4 पुट करें, तो इसको सॉल्व करने के बाद हाँ हमारे पास जो या मैं लेट मी सॉल्व इट, pH इज़ इक्वल टू pKa प्लस log A डिवाइड बाई HA, ठीक है। ये है 7.4 इज़ इक्वल टू 3.4 प्लस log A माइनस HA। 3.4 मैं उस साइड पे ले जाऊँ तो 7.4 माइनस 3.4 हो जाएगा, जिसका आंसर आता है 4 इज़ इक्वल टू लॉग A नेगेटिव डिवाइडेड बाई HA। और अगर मैं लॉग को इस तरफ ले जाऊँ तो वो हो जाएगा माइनस लॉग 4 A ओवर HA। और अगर मैं इस साइड को रिवर्स कर दूँ तो ये नेगेटिव साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, और वो बन जाएगा log 4 इज़ इक्वल टू HA डिवाइडेड बाई A नेगेटिव। और log 4 क्या होता है, वो होता है 10,000, तो HA डिवाइडेड बाई A क्या आ जाएगा 10,000, ठीक है। यानी हमारे पास अनआयोनाइज्ड टू आयोनाइज्ड फॉर्म जो है ड्रग की एक जिसके pH और pKa ये है हमारे पास वो 10,000 है, यानी हमारे पास अनआयोनाइज्ड फॉर्म ड्रग की ज़्यादा होगी, आयोनाइज्ड कम होगी। इसी तरह एक और इन्वायरमेंट हम ले लें जो कि 1.4 और उसकी pH है, pKa जो है उसकी 3.4 हो। अब डिफरेंस जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, और इसको आप इसी तरह सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा HA डिवाइड बाई A नेगेटिव का, तो वो आपके पास आएगा 100। अब यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 4 था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का। तो वन थिंग दैट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस कि जब अनआयनाइज्ड टू आयनाइज्ड फॉर्म जो ड्रग है उसकी रेशो 10 फोल्ड इंक्रीज या डिक्रीज़ होती है अगर pH और pKa में 1 का डिफरेंस आ जाए। अगर इनके बीच में डिफरेंस का 1 होगा तो इनमें जो रेशो है वो 10 होगी, डिफरेंस 2 का होगा तो 100 है, 3 का होगा तो ये रेशो 1000 हो जाएगी, 4 का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो हमारे पास रेशो 10 फोल्ड, यानी एक एक डिफरेंस pKh और pKa में बढ़ने से 10 फोल्ड जो है रेशो बढ़ जाती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू टेल यू पीपल। अब इसके बाद हम जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं pH से रिलेटेड, इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन देखते हैं ड्रग्स के ऊपर कैसे होती है। ओके, अब ये बात हमें समझ में आ गई है कि अगर ये एक इन्वायरमेंट है और बाहर से अनआयनाइज्ड ड्रग थी वो अंदर आ गई है और यहाँ पे आके अगर वो अनआयनाइज से आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है तो अब वो इस इन्वायरमेंट में ट्रैप हो गई है क्योंकि आयनाइज्ड फॉर्म मेम्ब्रेन क्रॉस करके फर्दर आगे नहीं जाएगा। अब पूरी बॉडी के अंदर यही कॉन्सेप्ट है। सलाइवा का आपको पता है वो pH जो है उसकी ज़्यादा होती है, दैन कम्स स्टमक, उसकी pH कम होती है, एसिडिक है, दैन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी अगेन pH ज़्यादा होती है। अब क्या होगा कि जब भी कोई भी आप वीक एसिड देते हैं, ठीक है, वीक एसिडिक ड्रग है, फॉर एग्ज़ाम्पल एस्पिरिन और पेनिसिलिन है, ठीक है, या फिनाइल ब्यूटाजोन है, ठीक है। अब एस्पिरिन की एग्जांपल ले लेते हैं बिकॉज ये पार ओरली दी जाती है। अब ये ड्रग क्या है, ये वीक एसिड है, ठीक है। अब जब ये स्टमक के अंदर होगी तो ये कभी भी आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। वाई नॉट कन्वर्ट इनटू आयनाइज्ड फॉर्म, क्योंकि एसिड जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में आयनाइज नहीं होगा। एसिड हमेशा बेसिक इन्वायरमेंट में जाके क्या होता है वो कन्वर्ट होता है आयनाइज्ड फॉर्म में, तो वहाँ से जाओगे। स्लाइवा में डिसइंटीग्रेट होगा, बट सिंस जो हम पर ओरल ड्रग्स वगैरह लेते हैं वी डोंट कीप इट इन द माउथ फॉर द लॉन्ग टाइम कि हम वी जस्ट एनगल्फ इट एंड स्टमक में जाएगी, वो वहाँ पे अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। और इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि
उसकी एब्जॉर्प्शन साइड जो है वो स्टमक है। और स्टमक में क्यों? क्योंकि वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही होगी, वो स्टमक की मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेगी। लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा पीएच में आएगी वो क्या हो जाएगी, वो आयनाइज हो जाएगी और फिर वो ट्रैप हो जाएगी वहाँ पे, और वहाँ से वो फिर फीसिस में ही जाएगी, वो कभी भी अब्जॉर्ब नहीं होगी। इसी तरह वो ड्रग्स जो वीक बेसिस हैं, जैसे कैटामीन है, मॉर्फिन है, फिनोथायाजाइंस है, ये क्या करेंगी, ये ड्रग्स जो हैं बेसिस हैं, यहाँ से आगे स्टमक में आ जाएंगी, स्टमक में आके वो आयनाइज फॉर्म में हो जाएंगे और फिर वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगी, उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और इसी वजह से हम लेट्स सपोज जैसे कैटामीन है, हम इसको ओरली नहीं देते हैं, दिस इज़ एन इंजेक्टेबल फॉर्म। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ओरली देंगे तो ये क्या होगा, स्टमक में जाके तो आयनाइज हो जाएगी, इसने तो अब्जॉर्ब होना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी वीक बेसिस हैं उन्होंने यहाँ से फिर आगे एक्सक्रीट ही होना है, क्योंकि वो आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, तो उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए जो भी हम फिर वीक बेसिस हैं उनको हम IM या IV वगैरह इन रूट से दे रहे होते हैं। सो ये हमारे पास समरी है इस सारे कॉन्सेप्ट की। ये जो वीक एसिड्स हैं वो रेडिली अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो वीक एसिड्स हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट से अब्जॉर्ब हो जाएगी और सिक्वेस्टर ये ट्रैप होगी अल्कलाइन इन्वायरमेंट में। इसी तरह जो वीक बेस है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी बेसिक इन्वायरमेंट से और वो सिक्वेस्टर या ट्रैप हो जाएगी एसिडिक इन्वायरमेंट में। अच्छा, अब ये है एक जनरल बात जो बॉडी के अंदर होती है, बट बॉडी के अंदर जो नेचर है उसने हमेशा एक्सेप्शंस रखी हैं। उन एक्सेप्शंस में ही कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है हमारे पास जो क्या करते हैं, जो इन प्रिडिक्शंस को मॉडिफाई कर देती हैं। जैसे कि जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर हमारे पास बीटा लैक्टम ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कुछ बीटा लैक्टम ड्रग्स वगैरह को क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट करवा देती हैं। इसी तरह अगर हम अपनी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स को देखें और उनकी पीएच को देखें तो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की पीएच। प्लाज्मा में 7.4 है, मिल्क में 6.5 से 6.8, CSF की 7.3, साइटोप्लाज्म की 7, इन्फ्लेम टिश्यू की 6 से 7 है, हेल्दी टिश्यू की 7 से 7.4 है और रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड की 5 से 8 है। अब क्लिनिकल इन बातों की इम्पोर्टेंस क्या है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई एक ड्रग है और वो एसिडिक ड्रग है। अब जब ड्रग में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है ना तो दो डिफरेंट कंपार्ट्स में, जो मैंने पीछे बात की थी कि एक मेम्ब्रेन के इस साइड पे पीएच क्या है, इस साइड पे पीएच क्या है, ये चीज़ डिपेंड करती है या ये चीज़ बताएगी कि ड्रग आयनाइज होगी या नॉन आयनाइज्ड होगी, और उसके बाद वो ड्रग फिर आगे ट्रांसफ़र करेगी दूसरे सिस्टम्स में या नहीं। तो हम दो कंपार्टमेंट्स को देखेंगे। अब लेट्स सपोज मिल्क और प्लाज्मा को देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई वीकली एसिडिक ड्रग है, ठीक है। तो वो जो ड्रग है वो प्लाज्मा से बहुत कम मिल्क में जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास वीकली एसिडिक ड्रग है। अब वो एसिडिक ड्रग है ना, तो ये जो है प्लाज्मा वो स्लाइटली बेसिक की तरफ है, क्योंकि 7 हमारे पास न्यूट्रल होता है और 7.4 पे बेसिक लेवल स्टार्ट हो चुका है, तो वो यहाँ पर जो है आयनाइजेशन में जाएगी वीकली एसिडिक ड्रग। और एज़ कम्पेयर टू जो मिल्क है उसकी पीएच जो है वो एसिडिक की तरफ है, लेकिन अगर ड्रग यहीं पे आयनाइजेशन में जा चुकी है तो वो मिल्क में उसका जाना मुश्किल होगा। तो नॉर्मली दिस इज़ द फैक्ट। बट अगर कोई वीकली बेसिक ड्रग होगी, एसिडिक ड्रग नहीं जा सकेगी, लेकिन वीकली बेसिक ड्रग जैसे एरिथ्रोमाइसिन है वो लाजमी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी मिल्क के अंदर। एसिडिक ड्रग की एग्जांपल ले लेते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन मिल्क में इतनी नहीं जाएगी, लेकिन एरिथ्रोमाइसिन जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है मैस्टाइटिस। वीनोमैस्टाइटिस में जो है पीएच जो है वो चेंज हो जाती है, और जब एडर की पीएच चेंज हो जाएगी तो क्या होगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल मैकेनिज़्म चेंज हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम देख लें साइटोप्लाज्म की बात कर लें, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म की जो पीएच है वो एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा वो बिग एसिडिक
है, ठीक है, अगर इनको आपस में कंपेयर करें, ठीक है। तो क्या होगा कि कोई भी एसिडिक ड्रग जो है वो सेलुलर लेवल पे आकर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी। इसलिए लेट्स सपोज हमारे पास ये काफ़ी सारे सेल्स हैं एक टिश्यू के अंदर, और यहाँ पे लेट्स सपोज एक एसिडिक ड्रग भी आई है, एक बेसिक ड्रग भी आई है। तो जो एसिडिक ड्रग है क्योंकि वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी तो वो ज़्यादा टिश्यू टू टिश्यू डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सेल टू सेल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। लेकिन बेसिक ड्रग यहाँ पे आके आयोनाइज हो जाएगी तो वो इतनी ज़्यादा उस टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इसी तरह इन पीएच का ड्रग की एक्सक्रीशन में भी एक रोल है, ठीक है। अब हमें पता है जो भी कार्निवोर्स हैं, ठीक है, उनकी यूरिन पीएच एसिडिक होती है, या जो काव्स हैं उनकी एसिडिक होती है, लेकिन जो रूमिनेंट्स हैं उनकी बेसिक होती है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कार्निवोर्स की एग्जांपल लें। ये हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स हैं और ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट से आगे वो किडनी से फिर यूरिथ्रा और ब्लैडर से दैट विल गो आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर तो यूरिन प्रोडक्शन जो है वो भी एसिडिक ही है और आपकी जो ड्रग है वो भी एसिडिक ही थी। अब ड्रग क्या करेगी, यहाँ पे आएगी कलेक्टिंग डक्ट में, एसिडिक एनवायरनमेंट में वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी, उसने तो रीअब्जॉर्ब कर जाना है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो कार्निवोर्स में यूरिनरी जो है मेथड से एक्सक्रीट नहीं होती, वो रिसाइकल हो जाती हैं। हाँ, अगर वो फीकल रूट से जा रही हैं तो वो वहाँ से श्योरली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। इसी तरह रूमिनेंट्स में बेसिक ड्रग्स नहीं होंगी, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन इसका वाइस वर्सा अगर हो कोई बेसिक ड्रग है तो वो कार्निवोर्स के यूरिन से रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, रादर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ जो नेचर में जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो इस हिसाब से हो रहा होता है कि कौन सी ड्रग्स जो हैं वो यूरिनरी मेथड से होंगी एक्सक्रीट आउट, या कौन सी ड्रग्स जो हैं वो फीकल रूट से होंगी एक्सक्रीट। और ये भी है कि अगर कोई डिज़ीज़ आती है और उस डिज़ीज़ की वजह से या आप खुद मैनिपुलेट कर देते हैं एसिडिक या पीएच ऑफ द यूरिन को, तो आप इस मेथड को, इस मैकेनिज़्म को या ड्रग एक्सक्रीशन को भी ऑल्टर कर सकते हैं।